नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया जाना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। उपराष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद के साझा प्रयास को बताया सराहनीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय का जताया आभार। कहा 125 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का परिणाम। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के देशों ने भी किया स्वागत। मसूद अजहर के बाद मानवाधिकार के मुद्दे पर घिरा पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन की इस्लामाबाद को चेतावनी। कहा अल्पसंख्यकों पर नहीं रोके अत्याचार तो बंद करेगा सब्सिडी। यूरोपियन संसद के 51 सदस्यों ने प्रधानमंत्री इमरान खान को लिखा पत्र। चक्रवाती तूफान फोनी ओडिशा तट पर कल देगा दस्तक। लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। 80 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कई के बदले गए मार्ग। तटीय हवाई अड्डों के लिए अलर्ट जारी। 3 दिन के लिए सभी शैक्षिक संस्थान बंद। तूफान के मद्देनजर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, केंद्र और राज्य की एजेंसियां भी सतर्क। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में नामांकन रद्द करने की मांग। अर्जी पर अदालत करेगी अगले हफ्ते सुनवाई। और सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट का ऐलान। हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा 499 अंक हासिल कर बनी टॉपर। त्रिवेंद्रम रीजन रहा अव्वल, चेन्नई दूसरे और दिल्ली रीजन तीसरे स्थान पर। आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। इससे पहले चीन ने सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव से अपने कदम पीछे खींच लिए, जबकि अब तक वो बार बार अड़ंगा लगा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते चीन ने इस मामले में अपनी आपत्ति वापस ले ली। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके कहा कि इस फैसले में छोटे बड़े सभी साथ आए और मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में आतंकवादी घोषित किया गया। I am grateful to the many countries who were supportive of this effort. The designating states, that is USA, UK and France. Also, several others within the council and outside the council who came forward without any restraints and supported this Indian effort at not tolerating a terrorist. Finally, I'd like to thank the permanent representative of Indonesia who was instrumental in ensuring that the process went smoothly and in accordance with our agreed understandings. आतंकी संगठन जैश ने ही पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की पिछले 10 साल में 4 बार कोशिश हो चुकी थी। भारत ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव सबसे पहले 2009 में मुंबई में हुए 26/11 हमलों के बाद रखा था। फिर 2016 में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध परिषद के समक्ष दूसरी बार प्रस्ताव रखा। इन्हीं देशों के समर्थन के साथ भारत ने 2017 में तीसरी बार यह प्रस्ताव रखा और इन सभी मौकों पर चीन ने वीटो का इस्तेमाल करके ऐसा होने से रोक दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से जैश सरगना अजहर पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर चीन ने मार्च में भी वीटो लगा दिया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। इस बीच विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई भारत के रुख के मुताबिक है। मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ साझा की गई सूचनाओं के आधार पर ही कार्रवाई की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत आतंकियों और आतंकी समूहों पर शिकंजे के लिए प्रयास जारी रखेगा।
मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने में देश के प्रयास सराहनीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के एक मत से साझा प्रयास अभिनंदनीय हैं। जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी और संतोष जताया है। जयपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। इस दौरान उन्होंने इसे 125 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का परिणाम बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़ा रहने के लिए विश्व समुदाय को देश की जनता की ओर से आभार भी व्यक्त किया। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी बताया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में डाले जाने को लेकर विपक्ष से भी राजनीतिक हित से ऊपर उठकर देश के साथ एक सुर में बोलने की सलाह दी। After untiring efforts taken by the Prime Minister in isolating Pakistan and in underlying the need to declare globally recognized but yet unannounced till last evening the terror mastermind Masood Azhar as a terrorist. This UN announcement has been waiting for a long time, and we all know the reasons behind why it has taken the time as it has taken. But it is specific, and it is necessary to clearly point out that in every such opportunity that the Prime Minister had during his bilateral talks with countries and in multilateral fora, the need to recognize Pakistan as the land which, as per publicly available data, more than 35 declared terrorist organizations which have been called out as being terror organizations, are located in Pakistan. And from among them, Masood Azhar's name as the leader and the mastermind of several attacks which spanned over a decade have all been recognized. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने और भारतीय कूटनीति के प्रभाव की वजह से कल वो भी रुकावट हट गई और भारत के लिए विशेष रूप से हमारी आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। हर भारतीय के लिए ये गर्व और शोभा का अवसर होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जब देश जीतता है तो हर भारतवासी जीतता है। लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि अगर इस जीत में वो शामिल हो गए तो शायद इसकी राजनीतिक कीमत उनको देनी पड़े। कि एक पुरानी परंपरा थी इस देश की कि विदेश नीति और सुरक्षा नीति के संबंध में देश एक आवाज में बोलता था, क्योंकि वो विश्व के सामने बोलना पड़ता था। उस परंपरा को तोड़ें
ये पिछले कुछ दिनों का एक प्रयास हुआ है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग चाहेंगे कि देश को जो ये गौरव प्राप्त हुआ है इतनी बड़ी कूटनीतिक विजय का और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इतनी बड़ी विजय का, उसमें कम से कम इस देश का विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत दुनिया भर के नेताओं ने आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का स्वागत किया है। मसूद अजहर पर लगे प्रतिबंधों पर खुशी जताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य देश फैसले का पालन करते हुए पाकिस्तान स्थित मसूद अजहर की संपत्तियों को जब्त करेंगे, उसे हथियार नहीं बेचेंगे और उसकी यात्रा पर पाबंदी लगाएंगे। पाकिस्तान की सरजमी पर रहकर भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के यूएन के कदम का अमेरिका ने स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा कि मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और दक्षिण एशिया में सुरक्षा, शांति और स्थिरता लाने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी प्रशासन ने उम्मीद जताई कि इस्लामाबाद अपनी जमीन से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले टेरर ग्रुप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने जैश-ए-मोहम्मद का सरगने को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव के रास्ते से चीन के हटने का स्वागत किया। उधर चीन ने कहा कि उसने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से लाए गए प्रस्ताव के संशोधित सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया है। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसे प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं मिली, जिसके बाद उसने टेक्निकल होल्ड हटाने का फैसला लिया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस मामले में पहले ही चीन से बात की थी। वहीं विदेश सचिव विजय गोखले ने भी हाल में चीन की यात्रा की थी और इस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। फ्रांस सरकार ने मसूद अजहर को यूएनएससी प्रतिबंध समिति के द्वारा आतंकवादी घोषित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। एक बयान में फ्रांस ने कहा कि फ्रेंच कूटनीति लगातार अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रयास कर रही थी। खासतौर से फरवरी में पुलवामा हमले के बाद फ्रांस ने 15 मार्च को मसूद अजहर के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिबंध लगाया था। ब्रिटिश सरकार ने जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का स्वागत किया है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय ने कहा कि सुरक्षा परिषद का मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है। ब्रिटेन लगातार ये कदम उठाए जाने की मांग कर रहा था और सही नतीजे सुनिश्चित करने के लिए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। दक्षिण एशिया क्षेत्र की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए एक सकारात्मक कदम है। और इस बीच यूरोपियन यूनियन ने इस्लामाबाद को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहा अत्याचार तत्काल बंद नहीं हुआ तो पाकिस्तान को दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। यूरोपियन संसद के 51 सदस्यों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखा है कि पाकिस्तान सरकार तत्काल प्रभाव से अपनी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था को बदले और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कारोबार के मामले में पाकिस्तान को दी जा रही वरीयता भी समाप्त कर दी जाएगी। पत्र में कहा गया कि धार्मिक अतिवादी संगठन पाकिस्तान सरकार की शह पर काम कर रहे हैं, उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और इन संगठनों से जुड़े लोग अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों, घरों और काम करने की जगहों को निशाना बना रहे हैं। साल दर साल इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ईसाई समुदाय की महिला आसिया बीबी के मामले का जिक्र करते हुए यूरोपियन यूनियन ने कहा कि पाकिस्तान में कट्टर धार्मिक कानूनों की वजह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाएं संयुक्त राष्ट्र के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स समझौते का उल्लंघन है। सीबीएसई ने 12वीं के सभी रीजन के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। 12वीं की परीक्षा में कुल 83.4% छात्र पास हुए हैं। सीबीएसई की चेयरमैन अनीता ने बताया कि 88.7% लड़कियां और वहीं 79.5% लड़के पास हुए हैं। हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा ने इस बार टॉप किया है। दोनों ने ही 499 अंक हासिल किए हैं। त्रिवेंद्रम क्षेत्र ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और वहां 98.2% विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, जबकि चेन्नई क्षेत्र में उत्तीर्ण प्रतिशत 92.93% रहा। वहीं तीसरे नंबर पर दिल्ली क्षेत्र रहा, जिसका उत्तीर्ण प्रतिशत
91.87% रहा है। ओवरऑल पास परसेंटेज है क्लास 12 की, वो इस बार 83.4 है, जो लास्ट टाइम 83.01 थी, तो इस बार इंक्रीज हुआ है बाय 0.39%। टॉप 2 आर हंसिका शुक्ला, HANSIKA, हंसिका शुक्ला 499 मार्क्स, एंड करिश्मा अरोड़ा। तो सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं और हंसिका शुक्ला और करिश्मा अरोड़ा इन दोनों ने ही इस बार टॉप किया है और दोनों के ही 499 अंक आए हैं। जबकि ओवरऑल नतीजों की बात करें तो त्रिवेंद्रम रीजन ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इस रीजन का जो उत्तीर्ण फीसदी रहा वो 98.9% रहा, जबकि चेन्नई रीजन दूसरे नंबर पर रहा। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे, साथ ही राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। इसके अलावा राहुल गांधी का मतदाता सूची से नाम भी हटे। ओडिशा तट पर फोनी चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। राज्य सरकार ने तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को आज शाम तक सुरक्षित स्थान में पहुंचाने में जुटा हुआ है। अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान में बदला बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात फोनी ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है और इसके शुक्रवार दोपहर तक ओडिशा के तट पर गोपालपुर और चांदबली में दस्तक देने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ओडिशा के तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया है। 3 दिन के लिए शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियां सतर्क हैं। एनडीआरएफ की 41 टीमें आंध्र प्रदेश में, 28 ओडिशा में और 5 टीमें बंगाल में तैनात हैं। भुवनेश्वर के मौसम विभाग के निदेशक HR विश्वास ने बताया है कि आज दक्षिण ओडिशा के ज्यादातर तटीय इलाके और अंदरूनी इलाकों में तेज और भारी बारिश होगी और कल प्रदेश के सभी 11 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। फोनी की वजह से प्रभावित होने वाली ट्रेनों के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, कुछ के रूट में भी बदलाव करना पड़ा है। Extremely severe cyclonic storm Phoni, now located 450 kilometers south-southwest of Puri, in distance of 450 kilometers south-southwest of Puri, and 15.9 degree north, 84.5 degree east, latitude longitude wise, and it is likely to move north-northeastward further and cross Odisha coast between Gopalpur and Chandbali around Puri on 3rd May afternoon, with maximum sustained surface wind 170 to 180 km per hour. ओडिशा में रेनफॉल विशेष भाव से वृद्धि होगा ऑल कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसके साथ साथ जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स है एडजॉइनिंग एरिया पे, वो सभी जगह पे बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है। इवन इफ 1-2 स्टेशन 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन भी रिकॉर्ड कर सकता है। 25,425 numbers of persons have been evacuated. The target has been given to the collector to evacuate around 8 lakhs of people by today evening. And also the dry food packets around 1 lakh have been ready. It will be dispatched from Kalinga Stadium. That has also been, all preparations have been made. In that food packet, the dry rations has also been kept inside it, along with the ORS powders and also the candles and matchboxes. So this has also been prepared. The primary emphasis of the government is that those who are living in the Kachcha houses and in the low-lying areas, they should be immediately evacuated. So no trains will be running. No trains would be running on this stretch between Bhadrak to Vishakhapatnam. 1. So all the adjoining zones of Indian Railways have been advised. So no trains would be coming from the other zones also. As of now, in the first phase,
we have cancelled 81 trains as of now. We will review the situation from time to time. Every hour the situation is being reviewed. So tomorrow afternoon a special train from Puri to Shalimar in Kolkata, that is being run with stoppages at various stations to handle the maximum crowd going towards Howrah and Tatanagar area. और अब बात करेंगे चुनाव से जुड़ी खबरों की। राजस्थान से सटी हरियाणा की गौरवशाली ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी हिसार हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। यहां से जन नायक जनता पार्टी से मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला ने तो वहीं बीजेपी से बृजेंद्र सिंह और कांग्रेस से भव्य बिश्नोई ने ताल ठोकी है। भव्य बिश्नोई अपना खुद का घोषणा पत्र जारी करके विकास आधारित राजनीति की बात कर रहे हैं। राज्यसभा टीवी के संवाददाता मोहम्मद फातिह टीपू से बातचीत करके उन्होंने हिसार को बदलने का दावा किया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। हम हैं हिसार में। हिसार हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के भजन लाल के पोते भी हैं और कांग्रेस के युवा उम्मीदवार हैं। भव्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न में। इस लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसके सबसे युवा उम्मीदवार हैं। हिसार की जनता के बीच किन मुद्दों के साथ में आप जा रहे हैं? मुद्दे देखिए बहुत है। इन 5 सालों में भाजपा सरकार ने मुद्दे दिए हैं विपक्ष को, लेकिन मुख्य रूप से बेरोज़गारी का मुद्दा है जिसे मैं उठा रहा हूँ। कृषि उत्थान का एक और मुद्दा है जिसे मैं उठा रहा हूँ। शिक्षा का मुद्दा मैं उठा रहा हूँ। महिला शक्तिकरण को उठा रहा हूँ। स्वास्थ्य का उठा रहा हूँ। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ। ये बताइए कि आपके दादाजी भी इस सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आपके पिताजी भी सक्रिय सियासत में काफ़ी हिस्सेदारी रखते हैं। अपने परिवार के आप तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, तो हिसार को आप किस तरह का बदलाव हिसार में देख रहे हैं और क्या अलग करना चाहते हैं आप? देखिए, हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरा घर है। मैं यहाँ का बेटा हूँ और चौधरी भजन लाल जी ने हिसार को बहुत कुछ दिया और हिसार के लोगों ने भी सदा हमें आशीर्वाद दिया है। मैंने 3 दिन पहले एक विजन डॉक्यूमेंट हिसार के हमारे लोगों से शेयर की थी, जो जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 सालों के मेरे दौरे का एक समरी था, उसका जो मैंने व्यवहारिक रूप देने का मैंने प्रयास किया था। तो हिसार मेरे मुताबिक बहुत विकसित क्षेत्र बन सकता है। आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना एक अलग विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था काफ़ी पहले चुनाव के लिए, लेकिन आप पहले ऐसे उम्मीदवार हैं कि आपने स्वयं अपने क्षेत्र का एक अलग घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है, तो उसमें क्या खास बातें हैं? जी, मेरा समझना है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक लोकसभा प्रत्याशी अपने इलाके के लिए एक संकल्प पत्र जारी कर रहा है। और इस संकल्प पत्र की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ घोषणा ही नहीं है, बल्कि घोषणाओं को मैं कैसे पूरा करूंगा वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। एंड आई वुड लाइक यू टू रीड इट। मैं चाहूँगा कि आप पढ़े और आप भी अपने विचार और इस पर फीडबैक मुझे दें। ये थे युवा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, जो कि पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं और तमाम मुद्दों पे खुल के हमसे चर्चा की। इनका मानना है और पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जनता के आशीर्वाद से ये जीत करके संसद पहुंचेंगे और अपने क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम मुद्दों और मसले मसाइल को संसद में उठाएंगे। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी, हिसार। कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पॉलिसी प्रपोजल्स ऑफ इंडिया के विशेषांक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने किताब के संपादक अनुभव श्रीवास्तव को भारतीय शासन और नीतियों पर आधारित जर्नल निकालने के लिए बधाई दी। इस किताब में देश के वरिष्ठ नौकरशाहों ने अलग अलग लोगों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस किताब में बेसिकली हम लोग पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस, इन सब्जेक्ट्स पर जो है इंडिया के टॉप मोस्ट जो पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं उनके आर्टिकल्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। हमने एक अभी रिसेंटली स्पेशल इशू निकाला है। इसमें कई सारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरीज और काफ़ी सारे बड़े एमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स ने अपने अपने आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं। पॉलिसी प्रपोजल्स ऑफ इंडिया के विशेषांक की प्रस्तावना राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने लिखी है। इस विषय पर उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की।
पॉलिसी प्रपोजल फॉर इंडिया किताब का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया है। हमारे साथ राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा जी हैं, जिन्होंने इस किताब का फॉरवर्ड भी लिखा है। हम इससे बात करते हैं क्या खास बातें हैं इस किताब में। सर, जो किताब उपराष्ट्रपति महोदय ने अभी विमोचन किया है, चूँकि आप एक वरिष्ठ सिविल सेवक भी रहे हैं, किन खास बातों का उल्लेख आपने किया है? देखिए, ये जो किताब है, एक यंग हमारे एंटरप्रेन्योर जर्नलिस्ट मिस्टर अनुभव श्रीवास्तव ने ये एफर्ट किया हुआ है, और इस जो मैगज़ीन है उसका एक बहुत अच्छा थीम है, एंड इट सेज दैट वी आर नॉट अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट बट वी आर अगेंस्ट द स्टेटस को। आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ थीम दैट शुड परमिएट इनटू आवर ब्यूरोक्रेसी and into our entire political system, that we want to make change and make change for good. सर, चूँकि अच्छी खासी तादाद में युवा नौकरशाहों का पदार्पण हो रहा है इस देश में, अच्छी खासी तादाद में लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करके यहाँ पे आ रहे हैं, तो यूथ जो युवा ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए इस जर्नल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा आवश्यक है। जैसा मैंने कहा कि जो युवा हमारा नौकरशाह है उसके में सिनिसिज्म नहीं आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, वो सोचते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं, कभी सुधार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, और ये ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें लोगों ने उन्हीं परिस्थितियों में, और कई बार बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में परिणाम दिया है, और ये लोगों को शो किया है, जनता से जुड़कर, पॉलिटिशियन से सामंजस्य स्थापित किए हुए, नीचे की ब्यूरोक्रेसी को साथ में लेते हुए ऐसे रिजल्ट्स दिए हुए हैं जो कि एक माइलस्टोन की तरह है। तो हमारा यंगर जनरेशन से सबसे ज़्यादा जो मैं इस आर्टिकल, इस जर्नल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि उनको अपना विश्वास अपनी सिस्टम में, अपनी कार्य क्षमता में और भविष्य में कुछ कर पाने की संभावनाओं में रखना चाहिए। अगर वो रखेंगे तो निश्चित रूप से इस देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो महासचिव महोदय का संदेश साफ है कि इस जर्नल के माध्यम से जो युवा नौकरशाह हैं उनको अपनी कार्यक्षमता पे विश्वास करके जो देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली है उसको आगे बढ़ाना होगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।